इस पावन मेला पर आज जहां हम इस पावन धरती में विराजमान हो रहे हैं, इस मुंडा ग्राम करकेली को कोटि कोटि नमन। और हम बैगा जनजाति की ओर से और मंच की ओर से प्रणाम, जोहार जोहार। आप सभी लोगों को चरण वंदन और एक बार जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट के साथ जय जोहार, जय जोहार। भारती पुत्र अमर रहे। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सभी भाई बहन आज हम अपने आंखों को खोलकर ये देख पा रहे हैं कि ये तो हमारे ही परिवार के लोग हैं। साथियों, इस मंच को सजाने वाले सम्मानीय अधिकारी कर्मचारीगण, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय को और धनराशि को उन्होंने इस मंच को योगदान दिया। साथ ही छात्र, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे हमेशा प्रेरित किए हैं यहाँ तक आने के लिए, और हमेशा दूरभाष से बातचीतें होती रहती थी। मैं स्टूडेंट यूनियन को भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार करता हूँ, जिन्होंने एक नई चेतना के लिए ज्वाला और सूर्य की रोशनी फैलाने का काम किया है, मसाल को आगे लाने की कोशिश किया है। मैं इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत चाहता हूं। साथियों, साथ ही डिंडोरी जिले से आए हुए जिलाध्यक्ष, साथ ही डिंडोरी जिले से आए हुए प्रदेश के सदस्य, साथ ही हमारे बीच राष्ट्रपति से सम्मानित पद विभूषित माननीय सम्मानीय दादा अर्जुन सिंह, मैं इनका चरण वंदन करता हूं, जिन्होंने बैगा जनजाति का नाम, मैं भी उनको नमन करता हूं, जोहार करता हूं। इसी प्रकार रामलाल बैगा जी, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है समाज को संगठित करने का, मैं उनको भी हृदय से प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं। साथ ही सीधी सिंगरौली से एक नया तैयारी अच्छा किया उन्होंने, माननीय अशोक बैगा जी, मैं भी उनको हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारे साथ प्रदेश के सचिव महोदय दिनेश भारती, उनको भी मैं हृदय से जोहार करता हूं। साथियों, मंच में उपस्थित हमारे जो बेटियों ने आज संस्कृति का और आने वाले समय का, वर्तमान का जो आधुनिकता का एक नृत्य परिचय दिया है, वह बहुत बड़ी हमारे लिए एक हस्ती है। आप लोग उसमें कैच हो रहे हैं, मैं उसके लिए भी हृदय से जोहार और प्रणाम करता हूं। साथ ही सबसे बड़ा योगदान इस पंडाल के अंदर अगर देखी जाए तो मेरा समाज तो सदियों से बदनाम था, लेकिन आज सिद्ध कर दिया कि मैं शराबी नहीं हूं, मुझे कोई शराबी नहीं कह सकता। आज मैं स्वच्छ, स्वस्थ और शिक्षित बैठा हूं। मेरे घर में अगर एक बच्चा भी पढ़ा है, मेरे घर के 4 सदस्य नहीं पढ़े हैं, तो मैं भी शिक्षित हूं। मैं भी इस आधुनिकता में किसी से कम नहीं हूं। मेरे साथियों, इन्हीं बातों के साथ मां नर्मदा, प्राकृतिक वनस्पति, सूर्य, चंद्र और अतः खेल फूट देवी देवताओं को, बड़ा देव को
सभी को मैं प्रणाम करते हुए अपने मंचासीन साथियों सहित सभी को प्रणाम जय जोहार करते हुए अपने आगे शब्दों को मैं रखना चाहता हूं। ध्यान केंद्रित करके सुनिएगा, शायद हो सकता है किसी मोड़ में मेरे बताई हुई हर बातें आपको एक संजीवनी की तरह काम करे। जय जोहार। साथियों, हम आज से नहीं सदियों से, थोड़ा सा मैं आपसे समय जरूर लूंगा, आज से नहीं सदियों से बैगा को कहा जाता है कि यह राष्ट्रीय मानव बैगा को जीवन को संवारा करता था और आज भी संवारते। ये वास्तविकता है। राष्ट्रीय मानव बैगा घोषित होने के पश्चात हमें 2012 में दर्जा प्राप्त हुआ राष्ट्रीय मानव बैगा का। इस देश के हम लोग धरोहर हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप देख रहे होंगे नागा बैगन के साचित्र को। यह नागा बैगा ना तो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत मूर्ति है, ना ही चित्र। यह केवल एक चिन्हांकित है कि बैगा का यह पहचान है कि प्राकृतिक जीवन जीता है वह, और प्राकृतिक में ढला हुआ है वह अपना जिंदगी प्रकृति के अनुसार जीता है। यह राष्ट्रीय मानव के चिन्ह के लिए हम लोगों ने सभी जगह से राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक और मुख्यमंत्री सभी जगह हमने हर स्टेटों में पहुंचाया है। और इसी को हमने हमारी पूर्वजों का पूजा करते हैं, इसलिए हमें इसे आध्यात्मिक देवता के रूप में भी माना है। क्योंकि जब तक हम नागा बैगन का नाम नहीं लेते धरती दाई नागा बैगन के खेर फूड देवी दाई करके, तब तक हमारी देवी दवाला का जोहार नहीं पूछता आगे। तो इन चीजों को भी ध्यान में रख के हमने इसे राष्ट्रीय मानव चिन्ह के लिए लाया है, ताकि हमारे बच्चों को बोलने के लिए जगह हो कि आपकी क्या पहचान है, तो आप बता सकते हैं कि राष्ट्रीय मानव प्रतीक चिन्ह नागा बैगन इस देश का धरोहर है और हम उनके संतान हैं। आध्यात्मिक कौन है तो बता सकते हैं, हम इनके पूजक हैं। फिर हम खेर फूड देवी देवता, बड़े देव और जो भी देवी देवता हैं सभी के पूजक करते हैं। मैं यहाँ परिचय आपको इसलिए दिया कि कभी आप इन का जो पूजा करते हैं ब्रह्म नारायण। आगे आपको कहना चाहूंगा वन अधिकार के तहत क्या आपके क्षेत्र में पट्टा मिला है? मैं आप लोगों को हाथ ऊंचा करने के लिए कहूंगा कि कितने पट्टा इस क्षेत्र में बटे होंगे। वन अधिकार अधिनियम के पट्टा बटे होंगे? नहीं बटा होगा। नहीं, इसलिए नहीं बटा कि जब वह योजना चालू किया जाता है तो उसमें आवेदन क्षेत्र से देना पड़ता है, और वह क्षेत्र से जो आवेदन दी जाती है उस क्षेत्र के ग्राम पंचायत या वन बीट का जो क्षेत्र वन क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र को चिन्हांकित करके आप 28 सदस्यों के बरमुगेज नाम लिखकर और कलेक्टर को आवेदन देना पड़ता है। फिर वह उस प्रक्रिया को वह चिन्हांकित करता है कि कहां कहां वन अधिकार के लिए है उपयोगी। फिर आपको उसके तहत आपको पट्टा कितने लोगों को? 28 लोगों के सदस्य में दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। स्थानीय आपका जो जिले के न्यायाधीश कलेक्टर महोदय जी हैं उनके पास आवेदन कर सकते हैं। ये पट्टा इसलिए लेना जरूरी है कि आने वाले समय में मैं नहीं जानता, हो सकता है जिनके पास पट्टा नहीं रहेगा तो कहेंगे कि आपका पट्टा है ही नहीं, तो बेदखली बात आ जाएगी। हाल ही में डिंडोरी में जब मूर्ति स्थापना की गई थी नागा बैगन की, उस समय मैंने वहां के डिस्ट्रिक्ट सम्मानित कलेक्टर जी से कहा था, हे महोदय जी, यदि मान लो आपने पट्टा नहीं दिया तो हमारे लोगों को आपके ही अधिकारी जंगल से खदेड़ने लगेंगे। और कुछ ही समय पश्चात आपने देखा होगा कि वहां पर जो कोदो कुटकी या अनाज थी उसमें जंगल के जो वन अधिकार वाले लोग हैं, क्षेत्र वाले लोग हैं, उनके द्वारा अधिकारियों के द्वारा मवेशी चरा दी गई थी और ऐसे में स्थिति वहां बिगड़ गई थी। अभी काफी सुधार है।
तो ऐसे कई जगह है जहाँ डैम बनती है, कई चीजें बनती हैं जहाँ भाई पट्टा नहीं रहती। तो पट्टे प्रक्रिया के लिए ग्राम पंचायत से शुरू होती है, जहाँ पर आपका ग्राम सरपंच और मेंबर है, ये प्रस्ताव बनाकर भेजते हैं, तब आपका आगे पट्टे की प्रक्रिया होती है। ये ध्यान रखें। दूसरी चीज मैं शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहूंगा, यहाँ कॉलेज के बहुत सारे बच्चे होंगे, हाथ ऊंचा करिएगा। जब बच्चा रोएगा तभी माँ दूध पिलाएगी, अन्यथा कोई देने वाला नहीं है आपको, भूखे रोते रहे। मेरे साथियों, मैं ये कहूंगा कि वो जो आपको 1500 का एक सेट पुस्तक का दिया जाता है, 500 की जो कॉपी दी जाती थी, कोरोना काल से बंद हो गया। सच है? अब आप लोग उसके लिए बोलेंगे तो सरकार जागेगा, नहीं बोलेगा तो कहां से होगा। दूसरी चीज, हमारी जो बेटा बेटियां अभी पढ़ रही हैं, सुरक्षित हैं स्कूलों में, ये बच्चे, इनको गणवेश और इनको साइकिलें यथा दूरी के हिसाब से दिया जाता है। साथ ही इनको अध्ययन करने के लिए उन क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालय और कन्या परिषद की व्यवस्था की जाती है, जिसमें आपने देखा होगा कि आपसे 1 रुपया भी फीस नहीं लिया जाता। सिर्फ 5वीं में आपका बच्चा पढ़ रहा हो, उसको पेपर दिलवा दीजिए, आपका एकलव्य विद्यालय या कन्या परिसर में सिलेक्शन होगा। 12 साल तक सीबीएसई, मतलब 12वीं तक सीबीएसई अध्ययन करके वह बच्चा निकल जाएगा आपका 12वीं करके। ये प्रावधान। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर जागरूक होना है तो माता पिता को जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही एक चीज और कह देता हूं, ये पढ़े लिखे जितने लोग हैं सब होशियार हैं, केवल मैं ही भर रह गया हूं अनपढ़, जो इस माइक पे आ गया हूं। मुझे क्षमा करना, इसलिए बोल रहा हूं, सरकार ने तो सबको डीएड बीएड में नौकरी दे रहा है, इन बेगों को भी तो दिया जाता था, पर सरकार ने क्यों ऐसा नहीं किया इस बार? कोई बता सकता है नौजवान जिसने एमए बीए कर लिया होगा? क्यों? कुछ ऐसे होंगे जो डीएड बीएड करके भी पीछे हैं, पीएचडी करके। क्यों? आपको तो सीधे दिए जाएंगे, बैगा है राष्ट्रीय मानव, जहां खड़े होंगे वही आपकी नौकरी शुरू हो जाएगी, जहां खड़े होंगे वहीं से लाइन खड़ी हो जाएगी आपकी। फिर कोई बताएगा? क्योंकि आपने लड़ना नहीं सीखा, केवल आपने पढ़ना सीखा है, लड़ना नहीं सीखा। मेरे मित्रों, साथियों, सब इकट्ठे आगे बैठ गए हो, कोई खाना दे दे, पानी दे दे, ऐसा में काम नहीं चलेगा। उसके लिए भी खुद को और पेन चलेगा। लड़ना तो आपको है, उस भीड़ में मैं भी खड़ा रहूंगा, तब हम कुछ पा सकेंगे। साथियों, ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को सीधी नियुक्ति सरकार देती है, लेकिन इसके लिए संगठित होकर हम लोग उस बात को नहीं रखते और सरकार कमजोर हो जाता है अपने पक्ष को रखने के लिए। जब दोनों पक्ष मजबूत हो, एक कहता है डीएड बीएड चाहिए तो दूसरा कहेगा कि इनको डीएड बीएड नियुक्ति के बाद कराया जाता है, इसके बाद पैसा बढ़ाया जाता है, इसके बाद इनको नौकरी का सही जॉब दिया जाता है। ये चीज आपको रखना पड़ेगा। मैं आगे कहूंगा, आवास योजना का बहुत सारे लोगों ने लाभ लिया होगा, हाथ उठाइए। नहीं मिला? मिला, धन्यवाद। इसमें जब आवास के लिए हमारे यहाँ एकलव्य विद्यालय का सृजन हुआ, सेमर खापा में हमने एकलव्य और कन्या परिषद दोनों की मांग रखी थी। जब मड़फा जैसे में 22 मकान को जला दिया गया था और 4 साल तक लगातार वहां पर केस लड़ी गई थी, तब भोपाल से जारी किया गया था वन अधिकार का पट्टा, या जो जहां रहता है उसको उस भूमि का पट्टा और आवास देने की योजना बनाई जाए। ये प्रयास भी हमारा बेगा का है, हमने इसको लाया सरकार के सामने। मेरे पास आज भी वो कागज रखी हुई है, जिसको मैंने मंच के माध्यम से एकलव्य विद्यालय और कन्या परिसर की जो उद्घाटन हो रही थी उसमें मैंने दिया। आगे इसमें कोई गरीब और अमीर नहीं, जिसका मकान गिर रहा है उसको मकान चाहिए, ये व्यवस्था थी उसकी। हमने बंद ना होने के लिए लगातार प्रयास किया और सरकार को हमेशा पत्र लिखते रहे। साथ ही 1000 रुपया के लिए भी हमारा समाज ही आगे आया और हम लोगों ने लड़ा, लिखवाया कि हम लोग
कम से कम हमारे नाम से 22 लाख रुपया एक बेगा के नाम से आवंटन इस देश की मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति के नाम से आता है। 22 लाख रुपया, चाहे वो नौकरी में हो या ना हो। तो इस बात का चिंतन करके सरकार के सामने जब बात रखा गया तो हमने कहा ज्यादा नहीं, हमारे लोग भूखे प्यासे नंगे इधर उधर रहते हैं, तो खाने की व्यवस्था थोड़ी सी अनाज की और सुविधाएं बन सके आने जाने की, तो 1000 दीजिए। उन्होंने चलाया और कोरोना जैसे महामारी काल में भी वह 1000 रुपया हमारी संजीवनी बना और हमारी जिंदगी को आज सेव करके इस मंच तक पहुंचा। इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने 1000 रुपया चलाकर हमारी जिंदगी को बचा दिया, हमारे बेटा बेटियों को। मेरे घर में 2 बार तक मीटिंग हुआ ऑफिसरों का, और उस समय कोई वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता था। बात ये आती थी कि हर ग्राम में लट्ठे लेके अधिकारियों के लिए खड़े थे। हमने उनसे एक ही बात कहा था, जिनको डायबिटीज है, जिनको कैंसर है, जिन्होंने ऑपरेशन कराया, जिनके छोटे बच्चे, जिनके पेट में बच्चे हैं, इनको आप इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, इनको डोज नहीं देंगे, इनको वैक्सीन नहीं लगाइए। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है, इच्छुक है, उसको लगाइए। जो जाता है संक्रमित है, उसको बिल्कुल आप लगाइए। ये बात रखा। मैंने दूसरी चीज कहा था, बैगा जनजाति के कोई भी पुरुष या महिला को अगर आप लगाते तो 60 साल के ऊपर वाले को लगाइए, नीचे वाले को ना लगाइएगा। उस समय तो ये स्थिति थी कि कोई राजनेता या कोई ऑफिसर बोले तो उसको भी भट्टी में पहुंचा दे, कोई ठिकाना नहीं था। तो मेरे साथियों, बहुत सारी ऐसी संघर्षें रही हैं इसमें कि हम लोग 1000 रुपये से हम लोग जीवन पाया है। आपने सुना होगा कड़कनाथ योजना, कड़कनाथ मुर्गी पालन योजना आपके यहाँ चला, कितने लोगों को मिला? हाथ ऊंचा करो। किसी को नहीं मिला, क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। अब सुनिए, कड़कनाथ योजना चलाने का मात्र उद्देश्य है, हम मुर्गा मुर्गी तो नहीं पाल सकते इस समय, लेकिन जो हमें 70% 80% छूट देकर हमको जो औजार दिया जाता था, मजदूर को तसला दिया जाता था, उसको दिया जाता था, हल बखर की सामान दिया जाता था, उसको मवेशी दिया जाता था, यानी हल चलाने के लिए बैलगाड़ी दिया जाता था। तो ये सारी जो योजना है वो 75% छूट के माध्यम से दी जाती थी। और इस योजना को जिंदा करने के लिए ही हमने इस कड़कनाथ में 75% छूट के तहत सरकार से मांग करके कड़कनाथ योजना को चालू किया, ताकि हमारा एक आधार बने कि आप बैगा को 75% छूट देते हैं, 50% नहीं। समझ गए? इसलिए इस बात को रखा। इसके बाद गाय और भैंस की बात आई, उसमें भी 2 लाख के अगर आपको भैंस दिया जाता था 2 ठो लगतर, तो उसमें मात्र 20,000 पटाने का था, 21,000, और 1,90,000 में मात्र आपको 19 या 20,000 पटाना पड़ता था, बाकी सब छूट। इसलिए चलाई गई इसको, ताकि हमारे बैगा भाइया या बहनें जिनको योजना का लाभ लेना पड़े तो सिर्फ उन्हें 20% ही पटाना पड़े, बाकी सारा चीज छूट मिले। इसलिए इस योजना का संगठन के तहत लड़कर पास कराई गई। इसमें बहुत बड़ा भूमिका जिला कलेक्टर महोदय जी मंडला का रहा, उनको हृदय से धन्यवाद। जब उनका विदाई हुआ था, हमेल पहनाकर हम लोगों ने उनका बड़ा भव्य कार्यक्रम करके और विदाई किया। साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं तो आपको जितना भी बताऊंगा ये कम पड़ेगा, समय कम है, पर मैं इतना जरूर कह देता हूं कि जैसे हमारे यहाँ जो जैसे संस्कृति के क्षेत्र में दादा ने सम्मान पाया और आज यहाँ तक आए, हम ये साबित करना चाहते हैं कि इस देश के अंदर हम किसी से कम नहीं हैं। हमारे में भी वो हुनर है जो हम देश और विदेश का दिल भी जीत सकते हैं। साथियों, अभी 29 जनवरी को मुझे भी सेवा मंडल के द्वारा माननीय राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ और माननीय राज्यपाल मंगू भाई पटेल और माननीय मुख्यमंत्री, सांसद, सभी लोगों ने और समाज सेवकों ने मिलकर मुझे जो डॉक्टर के क्षेत्र में काम करता है और समाज सेवक के क्षेत्र में काम करता है, मुझे उसी क्षेत्र में नवाजा गया, जिसे बोल सकते हैं हम वैध राज्य।
मुझे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ से सम्मान प्राप्त हुआ है। मैं कैंसर जैसे के क्षेत्र में और पथरी जैसे के क्षेत्र में और सिकल सेल जैसे के क्षेत्र में मैं बैगा जनजाति का युवक काम करता हूं और मेरे पास बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। इस देश के अंदर ना कैंसर की बीमारी है, ना सटीक पथरी का बीमारी की दवा है, ना कैंसर की दवा है और ना ही सिकल सेल की बीमारी का दवा है। मेरे साथियों, इस बैगा जनजाति के पास फूट फूट कर चीजें रखी हुई हैं, लेकिन कोई नहीं कहता कि दादा तेरे पास जो हुनर है इस देश को बता दे। मुझे कई लोगों ने पूछा, अभी भी पूछते हैं, लेकिन मैंने क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसलिए नहीं दिया कि जब तक जिंदा है बैगा लोगों का सेवा करेगा, लोगों का सेवा करेगा, लोगों को लूटने का काम नहीं करेगा। अगर मैं दवा कैंसर की बता दूं तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाएंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाएंगी। ये दवा कहीं नहीं है, ये हमारे बैगाओं के अंदर है। आपके यहाँ डिंडोरी अनूपपुर से भी दवाई जाती है, परस्ते दादा है कोई वहां पर। तो ऐसी अचंभव चीज महर्षि वाले का 100 वैद है और मैंने वहां भेजा 100 में 100 पित्त की थैली में पथरी था और वो कटवा के रखते, क्योंकि हमारा कोई भी व्यक्ति सदस्य बनने से छूटना नहीं चाहिए। तभी हम इस देश में एक ताकत की तरह लड़ पाएंगे। अगर एक गांव में एक सरपंच होता है तो उसके 10 मेंबर 21 मेंबर होते हैं और सारे मेंबर्स उसके बातों में आके निर्णय लेकर और काम करते हैं, तभी हम गांव का विकास करते हैं। वैसे ही समाज का विकास चाहिए। राजनीति को मित्र वैसे ही समझ लेना। कुछ क्षेत्रों में जो गड़बड़ियां होती हैं, जैसे कि एक सफर वाले को दिक्कत होती है, देखे होंगे बस का मालिक और बस का कंडक्टर, ये दोनों निर्भर होते हैं किसके ऊपर? जो आपका नीचे बैठा हुआ है कर्मचारी, जो बैठालता है बस में। अगर वो सही है आपका तो ड्राइवर भी आपका सही है और मालिक भी सही है और गाड़ी भी सही है। यदि वो किसी को अगर अच्छे से बात नहीं किया, नहीं बैठाला, तो 4 बैठने वाले भाई बहन भी उस गाड़ी में नहीं मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब बहुत हो गया। जब भी मैं आऊंगा आगे और भी बात रखूंगा मित्रों, लेकिन इतना जरूर कह देता हूं कि जब तक आप शिक्षित नहीं होगे, शेरनी की दूध है शिक्षा, और जब तक शेरनी की दूध नहीं पीओगे इस देश में राज नहीं कर पाओगे। आदिवासी समाज के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि चारों तरफ मिटाने की बात चल रही है। हम बैगा लोग आज इकट्ठे हैं, बहुत से ऐसी जातियां हैं जो बैगा लिखने लगे हैं। तो मैं किसी को नहीं कहना चाहता, लेकिन बैगा तक वो लाभ नहीं आता, लोग ऊपर से ही ले लेते हैं। हम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्माननीय राज्यपाल महोदय जी, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, हम इन सब से निवेदन करते हैं कि हम बैगा जनजाति को एक बार पहचाने, एक बार नजदीक से हमारी समस्याओं को हल करें।